जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आर्यस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज एक बार फिर से आप लोगों को करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूं। साथियों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारी की सारी जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सभी जानकारी जो है यह परीक्षा उपयोगी होती है। तो ऐसे में इन तमाम जानकारियों को आप जरूर नोट कर लिया कीजिए, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, जो सबसे पहली जानकारी है मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जानकारी है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की 146वीं जयंती को लेकर। अब दोस्तों, भारत कोकिला ये किसे कहा जाता है? ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अब साथियों, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी की 146वीं जयंती ये कब मनाई गई? तो ये पिछले 13 फरवरी की तारीख को मनाई गई। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। साथियों, ये 1905 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी और आगे चलकर 1925 ईस्वी में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनको क्या चुना गया? इनको अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आगे चलकर इनको उत्तर प्रदेश राज्य का इनको गवर्नर बनाया गया, अर्थात इनको राज्यपाल बनाया गया। और इस तरीके से दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू जो है ये भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्हें कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने का श्रेय हासिल है। तो इस तरीके से साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। 13 फरवरी को इनका क्या मनाया गया? 146वां जयंती जो है ये मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है सामाजिक विकास आयोग को लेकर। अब साथियों, सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र, जी हाँ, इसके 63वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? इसके 63वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। अब दोस्तों, भारत की ओर से इस सत्र में किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से इस सत्र में भाग लिया है श्रीमती सावित्री ठाकुर ने। जी हाँ, श्रीमती सावित्री ठाकुर ने। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सावित्री ठाकुर जो है ये महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के पद पर है और इन्होंने भारत की ओर से सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र में भाग लिया, जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। अब साथियों, ये जो सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र का जो आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना। जी हाँ, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र का आयोजन जो न्यूयॉर्क में किया गया, इसमें कुल मिलाकर 16 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। 16 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया, जबकि 16 देशों के मंत्रियों के साथ साथ कुल मिलाकर 49 देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर आपका क्या होगा? न्यूयॉर्क। और अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सावित्री ठाकुर। और सावित्री ठाकुर कौन है? ये महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक जानकारी आपको मैं और दे दूं साथियों, सामाजिक विकास आयोग जो है, अब ये सामाजिक विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है ये वर्ष 1946 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। जी हाँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लेकर। अब साथियों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, जी हाँ, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जो है, इसकी सूची जारी की गई। अब दोस्तों, ये जो सूची जारी की गई है, कुल 180 देशों के लिए सूची जारी की गई है। अब इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो साथियों, इस सूची में प्रथम स्थान पर डेनमार्क, आप जरूर याद रख लेंगे।
पहले स्थान पर डेनमार्क रहा, जबकि भारत का स्थान कितना रहा दोस्तों? भारत का स्थान 96 अर्थात 96वां रहा। जी हाँ, भारत इसमें 96 क्रम पर रहा। डेनमार्क का स्थान कितना रहा? डेनमार्क का स्थान पहला रहा। और साथियों भारत का जो रैंक है 96, तो भारत को इसमें कुल कितने अंक मिले? तो भारत 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी यहां से लेते हैं विश्व रेडियो दिवस 2025 को लेकर। अब साथियों विश्व रेडियो दिवस 2025 ये कब मनाया जाता है? तो ये आप याद रखेंगे, ये प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है। 13 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है। साथियों यूनेस्को के द्वारा, जी हाँ, यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2011 में 13 फरवरी की तारीख को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया गया और तब से लेकर अभी तक क्या है, प्रत्येक वर्ष की 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथियों विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षा और अन्य जानकारियों को बढ़ावा देना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। तो विश्व रेडियो दिवस की तारीख आप याद रखेंगे 13 फरवरी की तारीख। चलिए आगे बढ़े हम लोग और अगली जानकारी यहां से साथियों 25T बोलार्ड पुल टग अश्व यार्ड 337। साथियों 25 यानी 25T बोलार्ड पुल टग अश्व। अब ये क्या है साथियों, मैं आपको बता दूं कि विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में 25T बोलार्ड पुल टग अश्व को शामिल कर लिया गया। अब दोस्तों ये जो 25T बोलार्ड पुल टग अश्व है ये पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से निर्मित एक टग है। और साथियों इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण साथियों किया गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। जी हाँ, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया है और 25T बोलार्ड पुल टग को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती। अब साथियों पंकज आडवाणी भारत के जाने माने स्नूकर के खिलाड़ी, कौन से खेल से संबंध रखते हैं? स्नूकर से संबंध रखते हैं। अब इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब साथियों भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया और इन्होंने किसे पराजित कर यह खिताब अपने नाम किया? तो इन्होंने पराजित किया दोस्तों ब्रिजेश, नाम याद रखेंगे, ब्रिजेश दामानी को इन्होंने पराजित करके एक खिताब अपने नाम किया। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय या भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जो है ना, मैं यहां से आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से एशिया या विश्व चैंपियनशिप के लिए एक प्रकार से खिलाड़ियों का चयन जो होता है इसी के माध्यम से होता है। और भारत में आयोजित की जाने वाली ये स्नूकर के खेल से संबंधित सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिसे हम लोग भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं। और इसके विजेता कौन रहे? तो इसके विजेता पंकज आडवाणी रहे और पराजित किन्हें किया? तो ब्रिजेश दामानी को किया। चलिए आगे चले और अगली जानकारी है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया गया। अब साथियों राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया। साथियों केंद्रीय कैबिनेट और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल जो है ये 3 वर्षों के लिए साथियों बढ़ा दिया गया। अब इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इसका कार्यकाल दोस्तों 31 मार्च 2028 तक अब इसका कार्यकाल रहेगा। साथियों यहाँ पर मैं बता दूं कि फिलहाल जो इसका कार्यकाल है ये 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया गया। अब इससे रिलेटेड ये स्लाइड है। तो संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया गया। दोस्तों यहां पर आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने
पिछले 13 फरवरी को संसद में नया आयकर विधेयक जो है वो पेश किया है। अब दोस्तों ये जो नया आयकर विधेयक है ये किसे प्रतिस्थापित करेगा, किसे रिप्लेस करेगा? तो ये 1961 के आयकर अधिनियम को, जी हाँ 1961 के आयकर अधिनियम को ये रिप्लेस करेगा। अब इसके पीछे का तर्क है दोस्तों कि 1961 का जो आयकर अधिनियम था इसमें अनेक बार संशोधन किए गए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जटिल हो गया और इसे समझने में लोगों को दिक्कतें आने लगी, और आगे चलकर इसे और सरल बनाने के उद्देश्य से अभी एक नया आयकर अधिनियम जो है इसे प्रस्तुत किया गया है, एक विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और निर्मला सीतारमण कौन है? तो वर्तमान में देश की केंद्रीय वित्त मंत्री है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां से क्विज का सेक्शन शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मैंने इसकी जानकारी आपको दी थी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, वर्ष 1946। जी हाँ 1946 में सामाजिक विकास आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? साथियों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? मैंने आपको भी बताया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 180 देशों में सर्वे के बाद यह सूची जो है वो जारी की गई है और इस सूची में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक 96 है और डेनमार्क इस सूची में पहले स्थान पर है। जी हाँ डेनमार्क जो है ये इस सूची में साथियों पहले स्थान पर है। जी हाँ डेनमार्क का रैंक कितना है? पहला। जबकि भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है साथियों 96। चलिए आगे चले। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको जानकारी दे रखी थी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25T बोलार्ड पुल टग अश्व का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? दोस्तों मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी। यहां से आप आसानी से आंसर देख सकते हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। जी हाँ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा 25T बोलार्ड पुल टग अश्व का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती? अभी हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मैंने आपको बताया, भारत के मशहूर स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने यह प्रतियोगिता अपने नाम की है। ब्रिजेश दामानी को पराजित करने के बाद यह खिताब इन्होंने अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू को किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था? दोस्तों मैंने इसका उत्तर आपको बताया, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन और स्टैटिक जीके से रिलेटेड बहुत बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सरोजिनी नायडू का नाम लगभग तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थी जानते हैं कि इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का पहला महिला राज्यपाल जो है वो बनाया गया था। दोस्तों आगे बढ़े हम लोग। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? जी हाँ दोस्तों, इससे पहले के स्लाइड में मैंने आपको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में जानकारी दी कि इसका कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए बढ़ाया गया और कार्यकाल को बढ़ा करके 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया, जो कि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा था। अब यहाँ से एक नई जानकारी मैं आपको दूंगा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो साथियों अब यहाँ पर कौन से मंत्रालय के अधीन यह आयोग आता है? तो यहां पर मैं आपको आंसर बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं क्या लिखा है? लिखा है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। जी हां केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अर्थात यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस मंत्रालय के अधीन ये जो आयोग है ये कार्य करता है और यहां से आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया है। यह किस आयकर विधेयक को प्रतिस्थापित करेगा? दोस्तों मैंने आपको बताया कि वर्ष 1961 के आयकर अधिनियम को यह प्रतिस्थापित करेगा, उसे रिप्लेस करेगा और यहां से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसका आसानी से उत्तर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से आप देख सकते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। और आज का प्रश्न क्या है, इस मैं पहले प्रश्न पढ़ रहा हूं, बाद में आपको ऑप्शन बताता हूं। साथियों आज का प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचानने में मदद करते हैं? जी हाँ, प्रश्न फिर से सुनेंगे एक बार। अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है
जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचानने में मदद करते हैं। साथियों, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी भारत। क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? साथियों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दे जाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने फिर से एक बार महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जानकारी हासिल की और ऐसे तमाम जानकारी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में निस्संदेह बहुत ही काम आएंगी। दोस्तों, अपनी तैयारी को यूं ही लगातार शानदार तरीके से, बिल्कुल उत्साहित तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।